Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to discuss a very important chapter of class 9th physics, that is work, energy and power. In this chapter we will discuss that what work done is, how many types of work done are there, what are the characteristics of work done, what are the conditions which affect the work done. Then we are going to discuss about the energies, that what energy is and what are the types of various energies like potential and kinetic energy basically, which are a part of mechanical energy. And then at last but not the least, we are going to study about the power. So without any delay, let's start with the chapter. Okay, now generally in our daily to daily life, we see that we perform various tasks like playing cricket, playing sports, any game, whatever your choice is, like writing, sleeping, moving, walking, etc. Various tasks of jobs we are doing, various works we are doing, बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं, और उन सब में अगर आप ध्यान से देखें तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, और जनरली उसी को हम जनरल डेली टू डेली लाइफ में हम कहते हैं दिस इज वर्क डन। कुछ भी आप मेंटली या फिजिकली कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसे आप कहते हैं कि वर्क इज डन। बट जब हम फिजिक्स के टर्म में बात करते हैं, जब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वर्क डन का मतलब कुछ भी करने से नहीं होता है। यहाँ पे वर्क डन थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसकी एक नई डेफिनेशन निकल करके आती है। वो क्या होती है? वो होती है कि किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी पर्टिकुलर थिंग पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या वो उस ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट कर पा रही है या डिस्प्लेसमेंट कर पा रही है कि नहीं। अगर फोर्स लगाने पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पे अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। यानी कि कभी भी हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसे हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं वर्क डन। यानी कि वर्क डन क्या हो जाता है, इसी से आप देख लीजिए, वर्क डन आपका हो जाता है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड on an object, on an object and it causes displacement in object, it causes displacement in object, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट। it is said to be, it is said to be work done। ठीक है, यानी कि जब भी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, डिस्प्लेस हो यानी मूव कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्क डन कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारे पास सपोज एक सरफेस है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है जिसका मास कितना है, m, और इनिशियली इसकी पोजीशन हम सपोज कर लेते हैं कि a है। अब ये एक पॉइंट है b जो कि a से कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, लेट्स से कि ये s डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, अगर हम इस पे सपोज f फोर्स लगाते हैं, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें F फोर्स लगाया, F मैग्नीट्यूड का, F न्यूटन फोर्स लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट पे जब हम इसे ऐसे पुश करेंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज जनरली पुश और पुल। सो व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, व्हेन वी आर पुशिंग दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हम इमेजिन करते हैं कि यहां से यहां पर आ गया। ऑब्वियस सी बात है, इसमें इमेजिन हम यहाँ पर कर रहे हैं, बट एक्चुअल केस में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ब्लॉक रखा है तो उससे आप अगर पुश करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा। तो वही हमने यहाँ किया कि m मास का एक ऑब्जेक्ट a पॉइंट पे लाई कर रहा था, तो उसे हमने f फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव करके हमारा b पॉइंट पे पहुंच गया। जब ये ऑब्जेक्ट हमारा a से b तक पहुंचा है तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसने s मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कब? जब हमने f न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई किया। ठीक है, और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो a और b के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा,
यही होगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी s मीटर। तो मैग्नीट्यूड वाइज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस ब्लॉक को यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराने में अगर हमारा वर्क डन W लगा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दिस विल बी वर्क डन W विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना भी फोर्स हमने अप्लाई किया है और जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई है वही हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा वर्क डन बन जाता है कि इतना वर्क डन इस ऑब्जेक्ट पे किया गया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो इट्स यूनिट विल बी न्यूटन मीटर, या इसी को हम जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं जूल। ठीक है, तो न्यूटन मीटर या जूल ये आपकी इसकी यूनिट हो जाती है। क्वांटिटी है तो मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए होगी, तो वो यूनिट हमारी हो जाती है न्यूटन मीटर या जूल। जनरली हम ज्यादातर जो यूनिट यूज करते हैं यहाँ पर वो हम यूज करते हैं जूल। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 जूल कितना होगा। सपोज हमने ये जो फोर्स है हमने क्या किया, सपोज ये जो फोर्स हमारे पास था ये हमने इसका मैग्नीट्यूड इमेजिन किया कि इट इज 1 न्यूटन, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, सपोज दिस इज 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है इस ऑब्जेक्ट में, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। योर वर्क डन W विल बी इक्वल टू हाउ मच, फोर्स इज हाउ मच, फोर्स इज 1 न्यूटन, ओके, एंड डिस्टेंस इज सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच 1 मीटर, so 1 Newton into 1 meter, this will be equal to 1 Newton meter, and this will be equal to 1 joule. So हम क्या कहेंगे, 1 joule is the amount of work done when a force of 1 Newton is applied on an object to displace it through a distance of 1 meter. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन 1 जूल। और ये कैसी क्वांटिटी होती है ये भी आपको याद रखना है कि फोर्स हमारी कैसी सॉरी वर्क डन हमारी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अभी आप 9th क्लास में है, अभी आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जब आप 11th में जाएंगे, जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे अगर वो 11th में जाएंगे तो दे विल कम टू नो कि 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। फिजिक्स में हम जब बात करते हैं या मैथमेटिक्स के टर्म में बात करते हैं, क्योंकि फोर्स भी आपकी क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उनमें अलग अलग रिजल्टेंट हमको मिलता है। तो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट ना होकर के क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर हमने इसको इसलिए रख दिया है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस रखा है। जनरली क्या होता है, जनरली ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो 2 क्रॉस, इसको हम यहाँ से इसीलिए हटा देते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं डायरेक्ट डॉट लिखता तो शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये इसकी यूनिट हो गई, एंड दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन। और कैसी क्वांटिटी है आपको पता चल गया कि स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड किस पर करता है। देखिए यहाँ फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा, यहाँ फॉर्मूले को आप देखेंगे तो यहीं से आपको क्लियर हो रहा होगा, योर वर्क डन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन 2 क्वांटिटीज। कौन सी 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, वन इज योर फोर्स एंड अनदर इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन नंबर 1, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है फोर्स पे। और आप देख सकते हैं कि क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो जितना ज्यादा वर्क डन उतना ही ज्यादा फोर्स, या वाइस वर्सा, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा आपको वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो ज्यादा फोर्स ज्यादा वर्क डन। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड आप देखिए, सेकंड क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो हमने s ले रखा है, ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी कैन राइट इट एज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। सो more the force applied, more the work will be done, and when more work will be done, obviously the object will move a little bit more distance, it will cover more distance, and hence we say that the displacement will be more. ठीक है,
जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, उसको हमने 1 मीटर मूव कराया तो उसके लिए हमको कम वर्क डन करना पड़ा, लेकिन अगर उसे हमें 10 मीटर मूव कराना है तो हमको उसके लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये 2 फैक्टर हैं जिन पे आपका क्या होता है, वर्क डन डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने देखा कि हम फोर्स लगा रहे थे तो हम कैसे लगा रहे थे, एक सरफेस थी, सरफेस पे ब्लॉक रखा था, ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे। या इसी को अगर हम थोड़ा सा एक फिल्टर करके बोलें या इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से कहें, लेट मी रब द बोर्ड, आई होप यू पीपल हैव रिटन दिस थिंग, लिख लिया होगा आपने अब तक, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देखिए अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं, W फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने, मैं लिख देता हूँ, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, यही तो हम लोगों ने लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने पे हमको वर्क डन मिलेगा। ये कब फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, जब हमने यहाँ पर ये सरफेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पे हमने क्या किया है, फोर्स एफ लगाया है और ये ए से बी तक मूव कर रहा है, और जब ये बी पे पहुंच जाता है तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर यहीं पर हम एक केस इमेजिन करें, जैसे कोई भी एक बच्चा होता है तो वो क्या करता है, वो उसके पास अगर टॉय कार है तो उसमें एक स्ट्रिंग टाई करता है, एक थ्रेड बांधता है, और थ्रेड बांधने के बाद उसको क्या करता है, पुल करना शुरू करता है। तो अगर हम इस केस को ले लेते हैं जिसमें एक चाइल्ड जो है, ही इज पुलिंग अ कार टॉय विद अ स्ट्रिंग, सो क्या बनेगा केस हमारा, ये देखिए, सपोज ये हमारी टॉय कार हो गई, ये उस बच्चे की टॉय कार हो गई, एंड दिस इज द किड। ओके, नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुलिंग द कार, ये एक स्ट्रिंग एंड है और ये हमने स्ट्रिंग बांध दी, अब ये इस कार को पुल कर रहा है, तो जो फोर्स लगेगा वो किसके थ्रू लग रहा है, वो स्ट्रिंग से पुल कर रहा है ना उससे, तो स्ट्रिंग से जब पुल कर रहा है तो फोर्स किसके थ्रू लगेगा, स्ट्रिंग के थ्रू लगेगा ना, फोर्स स्ट्रिंग के थ्रू लगेगा। और अगर हम ये जो सरफेस है जिस पे ये कार मूव कर रही है, जो सरफेस पे कार मूव कर रही है, उस सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, उस सरफेस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि क्या कर रही है, जिस पॉइंट से स्ट्रिंग टाई है उस पॉइंट से हम पास हो रही है, कुछ इस तरीके से जैसा ये फिगर में दिख रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये फोर्स वाली स्ट्रिंग से क्या बना रही है, एंगल बना रही है, और कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है ना। अब यहां पे मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां पे हम कहना चाह रहे हैं, वी वांट टू से दैट फोर्स इज एक्टिंग at an angle theta here। ठीक है, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो एक थीटा एंगल पे लग रहा है, कुछ एंगुलर फोर्स लग रहा है। तो यहां पे जो फोर्स का जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए यहां पे जो फोर्स का फॉर्मूला होगा दैट विल बी W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, या इसी को हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ये हो कैसे जाता है, देखिए हम क्या करें, इसमें से थोड़ा सा मैग्नीफाइंग लेंस टाइप का लगा लेते हैं। ये हमारा मैग्नीफाइंग लेंस आ गया। देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम स्ट्रिंग को ड्रॉ करते हैं, जो ये स्ट्रिंग है, अगर हमने इस स्ट्रिंग को ड्रॉ किया ऐसे, तो ये हमारी स्ट्रिंग है जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, एफ था। ये रेड वाली लाइन जो हमने डॉटेड लाइन है जो हमने ड्रॉ की हुई है, ये एंगल कितना बना रही, थीटा। और अगर हम इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर गिरेगा ना, और ये कितना एंगल बनाएगा, दैट विल मेक एन एंगल 90। ठीक है, दैट विल मेक एन एंगल 90। तो यहां से अगर हम cos थीटा निकालें, यहां से हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा कितना हो जाएगा। अगर हम इस ट्राइंगल से क्या करते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और डी, हमने इसको नाम दिया ए बी डी। तो यहां से अगर हम cos थीटा इवेलुएट करें तो बेटा क्या होगा, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन, यानी कि अब गौर से देखिएगा, यहां पर जो हमने dB कंसीडर किया वो कितना पार्ट है, वो ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये पार्ट आपका dB है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है f cos थीटा। और अगर गौर से इसको इमेजिन करिए तो अब आपको लग रहा होगा कि ये अगर एंगल पे नहीं फोर्स लग रहा तो एक फोर्स इधर भी लग रहा है, कितना लग रहा है, f cos थीटा। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो गया ना बेटा,
जो फोर्स यहां पर लग रहा था विच वॉज पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच ब्लॉक इज केप्ट, वैसे ही यहां पर भी हो गया कि F cos थीटा इज द फोर्स विच इज एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच दिस कार इज मूविंग। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, मैं समझ सकता हूं आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो यहां पर जैसे ये F फोर्स इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है, वैसे यहां पे ये जो F cos थीटा फोर्स है ये इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है ना। तो हम जो यहां पर फॉर्मूला था वर्क डन का, अगर उसी को हम कंसीडर करके चले तो क्या हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू क्या था यहाँ पे F इंटू एस था, लेकिन अब यहाँ पे जो रोल F का था वही यहाँ पे कौन हो चुका है, F cos थीटा हो चुका है, तो हमने लिखा F cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट तो अगर मान लीजिए यहाँ A पर है और फिर यहाँ पहुंच जाता है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा S, वो तो नॉर्मल है जैसे इसमें था वैसे यहाँ होगा, तो इट विल बी S। तो W कितना हो जाएगा आपका, W विल बी इक्वल टू F S cos थीटा। तो कभी भी अगर एंगल पे कोई फोर्स लग रहा है तो उस पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है वर्क डन का, दैट विल बी W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप चाहे तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी पढ़ा नहीं होगा क्योंकि 9th में नहीं है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसलिए आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच ये है, तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूले को हम लेकर के चलते हैं, इससे आपको टाइप्स ऑफ वर्क डन समझने में आसानी रहेगी। वर्क डन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी पहले इस फॉर्मूले को लेकर के ही हम चलते हैं और समझते हैं कि वर्क डन कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए W इक्वल्स टू हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला है F S cos थीटा। नाउ सी cos थीटा इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वाज W इक्वल्स टू F S, लेकिन यहाँ पर क्योंकि cos थीटा इन्वॉल्व हो गया तो ये क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी थीटा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, थीटा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। अब कितनी वैल्यूज होती हैं, देखिए जनरली अगर हम बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, इसे हम कह देते हैं A B और इसे हम कह देते हैं D। ये जो स्लांटेड हाइट है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस H, ये जो हाइट है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर P, और ये जो हाइट है इसे बेस बोलते हैं, तो इसे हम पूरा बेस B लिख देते हैं स्मॉल में, क्योंकि कैपिटल B हमने ये ले रखा है। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो cos थीटा पढ़ना है। ठीक है, लेकिन होते कितने हैं, यहाँ पे 6 तरीके के एंगल होते हैं, इससे जो है इन 3 से रिलेशन बना के हम 6 एंगल्स को डिपिक्ट करते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, लेकिन आपको साइन कॉस से मतलब है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस पे सिंपल सा अप्रोच ये होता है, इसको याद रखिएगा कि साइन थीटा जब हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए मैं पूरा ही बता देता हूँ। साइन थीटा जब हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्योंकि सिर्फ 2 फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, साइन और कॉस की, तो इसलिए मैं केवल यही 2 आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही, यहाँ पे होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और cos थीटा अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, cos थीटा वाज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर है db, तो हम लिखेंगे db अपॉन हाइपोटेनस कितना है AD, तो इसे हम लिखेंगे AD। सिमिलरली यहाँ पे बेस कितना है, इट इज AB, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, इट इज AD, तो ये हमने लिख दिया AD। ठीक है, तो ये 2 आपको जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यूज पूछी गई है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है cos थीटा की वैल्यूज की हमको नीड पड़ेगी। तो देखिए cos थीटा की वैल्यूज आपको बेसिक्स में बता देता हूँ क्या होती हैं, उसकी बेसिक्स वैल्यूज में बता देता हूँ, इसे मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए cos और sin का उल्टा रिलेशन चलता है, जनरली जो हम वैल्यूज इवेलुएट करते हैं, अगर यहाँ पे मैं थीटा लिख दूँ और यहाँ पे मैं सारी साइन की वैल्यूज लिखूँ और यहाँ पर मैं कॉस की वैल्यूज लिख देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, थीटा हम किस में इवेलुएट करते हैं, हम थीटा इवेलुएट करते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 आपकी वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है हाफ, दैट इज 1/2, साइन 45 इट इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इट विल बी √3/2, और साइन 90 डिग्री इट विल बी
1, यानी कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 के बीच में। 0 इज द मिनिमम वैल्यू, 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर कॉस में आ जाए तो जो वैल्यूज आपने यहाँ पर लिखी हैं इन्हीं को एक इस ऑर्डर में आप लिख दीजिए, नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिख दीजिए। तो कैसे होगी, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे 1 है, आपने यहाँ पे 1 लिख दी। यहाँ पे √3/2 है, आप यहाँ पर √3/2 कर दीजिए। 1/√2 वैसे का वैसे ही, 1/2 1/2, और ये बाद में 0, ये बाद में 0, यानी जो वैल्यू साइन की 0 पे होती वो वैल्यू कॉस की कहाँ पर होगी, 90 पे होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो 0 से लेकर 90 तक में कॉस की वैल्यू कितनी, 1 से 0 तक है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें यहाँ पर यूज करना है वो है कि यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है ये 3 तरीके का हो सकता है ना। ये थीटा एंगल आपने पढ़ा होगा कि ये 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, एक आपका ये होता है एक्यूट, एक आपका होता है ये ऑब्ट्यूज, और एक आपका होता है ये राइट एंगल। ठीक है, कैसे, ये एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल कैसे होंगे इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। ये सपोज सरफेस है और ये ब्लॉक हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें हमने कोई सपोज स्ट्रिंग टाई करी और यहां से हमने इसको पुल करना शुरू किया, तो अभी मैंने जैसे बताया था कि ये F फोर्स है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये एंगल हमारा कितना बन रहा था, थीटा। जब भी थीटा यानी कि जब भी एंगल 90 डिग्री से लेस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं ना। एक्यूट एंगल होता है कितना, लेस देन 90 डिग्री एंगल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट। तो यहाँ पे एंगल आप देख सकते हैं 90 से कम है, तो ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। इसी ब्लॉक पे अगर हम ऊपर से कोई फोर्स लगाएं इस तरीके से, तो अब आप देखिए कि हम ऊपर से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये इसी लाइन के साथ, इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इसी लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, जैसे ये, तो ये राइट एंगल होता है आपका, जो कि इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। अब यहीं पर अगर हम क्या करें, हम इसको पुश करने लगे, हम इसको पुल नहीं कर रहे हैं। जब हम देखो इधर से फोर्स लगा के पुल कर रहे थे तो ये किधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था। अब सेम ब्लॉक हमने लिया और सेम ब्लॉक को हमने क्या किया, यहीं से इसी पॉइंट पे, जो पॉइंट ये था, इसी पॉइंट से हमने क्या किया, पुश करना शुरू किया। ठीक है, हम पुल नहीं कर रहे, खींच नहीं रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पुश कर रहे हैं। जब हम पुश करेंगे तो फोर्स कैसे आप लगाओगे, इस तरीके से लगाओगे ना, थोड़ा एंगुलर फोर्स लगा रहे हैं, सीधा नहीं लगा रहे, थोड़ा एंगुलर फोर्स लगा रहे हैं। F फोर्स हमने लगाया, इस लाइन के साथ अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे, यहां पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रहा है उसी तरफ का एंगल कंसीडर करेंगे, तो दिस विल बी, ये एंगल हम कंसीडर करेंगे थीटा। अब यहाँ पे थीटा आप देखिए एंगल कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, इतनी चीजें आपको चाहिए होंगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब जीरो होगी। और इन्हीं 3 वैल्यूज के बिहाफ पे हम जज करते हैं कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, कि वर्क डन नेगेटिव होगा, कि वर्क डन जीरो आएगा। ओके, सो इसको हम और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि कैसे ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा।